हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPS 002 वे सभी स्टूडेंट्स जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में और वे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अगर उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेशनल रिलेशन का जो MPS 002 का विषय है तो भाई ये वीडियो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स चाहे वो SOL में पढ़ते हो, इग्नू में पढ़ते हो, किसी और कोर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर UG में भी पढ़ रहे हैं, तो भाई उन सभी के लिए भी ये जो वीडियो है वो रेलेवेंट है। चले गए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली जो MPS 002 के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो यूनिट नंबर 9 है जिसका नाम है शीत युद्ध का अंत, उसमें काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें से एक आज हम बात करेंगे। और आपके एग्जाम में आप किसी भी ईयर का अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखिए, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, शीत युद्ध का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और शीत युद्ध में भी आप यूँ सोचेंगे कि एक सिंपली कोई क्वेश्चन एक पोर्शन से उठ के आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उसके अंदर एक चीज़ तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी कि भाई शीत युद्ध क्या था, और इसके साथ में आप लोगों के लिए दूसरे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आज की नई वीडियो हर एक इस पूरी की पूरी यूनिट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने और भी मित्रों तक शेयर करना, हमारी वीडियो को लाइक करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर अपने सुझाव भी हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। इसके अंदर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि शीत युद्ध क्या था, और इसके बाद में जो अगली वीडियो होगी हमारी उसके अंदर हम ये जानेंगे कि भाई जो शीत युद्ध जो है उसके अंत होने के क्या कारण थे। और उसके बाद हम एक और वीडियो पढ़ेंगे जिसमें ये भी पढ़ेंगे हम कि भाई जो शीत युद्ध है उसके प्रारंभ होने के क्या कारण थे। ये 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा वेदांत का सिद्धांत जो है वो भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो उसके लिए तो वैसे हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसमें लाखों व्यूज़ हमारी आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डायरेक्टली सर्च करके लास्ट में आपको एसओएल सॉल्यूशन लिखना है, उसके आपको वीडियो मिल जाएगी वहाँ। नाउ यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो शीत युद्ध क्या था, डिटेल वाइज बात करेंगे। तो भाई शीत युद्ध क्या था, अस्त्र विहीन युद्ध था। एक अस्त्र विहीन का मतलब जिसमें अस्त्रों का प्रयोग नहीं था, और ये एक शांतिकाली संघर्ष था। शांतिकाली संघर्ष का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर भी हमें तनाव तो दिखा और साथ साथ संघर्ष भी दिखा, परंतु वो शांतिकालीन था। युद्ध कभी भी, जो शीत युद्ध था वो कभी भी गर्म युद्ध नहीं हो पाया। अगर आप लोगों को शीत युद्ध के बारे में बिल्कुल बेसिक सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसके लिए भी प्रीवियस वीडियोस हमने बहुत सारी बना रखी है। आप शीत युद्ध की प्रीवियस वीडियोस देखिए, ये मास्टर वीडियो है, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को बहुत ही एक अलग लेवल का ही आपको समझ में आएगा। तो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं। पहली बात तो शीत युद्ध क्या था, एक अस्त्र विहीन युद्ध था, और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये एक शांतिकाली संघर्ष भी था। और यह ऐसा युद्ध था जिसमें दो विरोधी सेनाएं आपस में नहीं लड़ी, परंतु इसमें कोई गोली नहीं चली, कोई टैंक, कोई रण क्षेत्र में कोई भी दोनों में से कोई नहीं उतरे, और ना ही एक दूसरे पर किसी ने बम गिराए गए। परंतु फिर भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो भाई लगभग 40 से 45 वर्षों तक ये एक तनाव की स्थिति रही। और इस तनाव की जो ये स्थिति रही हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो भाई इसके अंदर कई बार ऐसी परिस्थिति भी बनती है जिसके अंदर सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के बीच में युद्ध होने की संभावना जगती है। कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया अब तीसरा विश्व युद्ध देख लेगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हम और भी बात करेंगे कि भाई दूसरे विश्व युद्ध का जैसे आरंभ 1939 में हुआ। कैसे हुआ था मैं आप लोगों को ये भी बताऊं, क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कड़ी है। क्योंकि जर्मनी ने क्या किया था, पोलैंड पर आक्रमण किया। और यहाँ पर आप लोगों को समझना है इस मैप के माध्यम से, अगर आप देखेंगे तो जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन, ये तीनों देशों की सीमा, ब्रिटेन मतलब यूके, इन तीनों देशों की जो आपसी सीमा है वो मिलती है। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया तो पोलैंड की जर्मनी के ब्रिटेन के साथ संधि हो रखी थी, अगर आपके ऊपर हमला होता है तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भाई पोलैंड पे जैसे हमला हुआ तो भाई ब्रिटेन को ऐसा लगा कि जर्मनी जो है आगे चल के मुझ पे भी हमला कर सकता है। इस वजह से आगे चल के हम देखेंगे कि आगे चल के फ्रांस और
अनेक ब्रिटेन जो देश थे जो मित्र राष्ट्र के अंदर थे, वो उन्होंने जर्मनी के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी, वो युद्ध में शामिल हो गए। आगे चल के हम देखते हैं कि भाई जो जर्मनी है उसके साथ में इटली, जापान और ये सारे देश शामिल हो गए। लेकिन आगे चल के हम अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के दोनों मित्र राष्ट्र में अमेरिका कब युद्ध में शामिल होता है तो दिसंबर का महीना 1941 में, और सोवियत संघ कब शामिल होता है तो भाई जून का महीना 1941 में। दोनों के दोनों युद्ध में शामिल हो जाते हैं, दूसरा विश्व युद्ध एक साथ लड़ते भी हैं। दोनों के दोनों सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के दोनों हम एक चीज़ देखेंगे, दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज़ें हम कॉमन देखते हैं कि भाई दोनों के दोनों विजयी राष्ट्र थे, दोनों के दोनों मित्र राष्ट्र थे और दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। दोनों के दोनों देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद में महाशक्ति भी रहे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत पर अपना एक अलग ही लेवल का जो अपना वर्चस्व था पूरी दुनिया को दिखाया। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे जैसे ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अग्रणीय देश बन जाते हैं तो भाई इनके हाथों में बहुत सारे ऐसे देश भी आ जाते हैं जो कम ताकतवर थे, यानी इन्होंने अपने गुट जो है वो बढ़ाने शुरू कर दिए थे। और सीधे सीधे अगर हम बात करें तो भाई जो पूर्वी देश थे यानी जो पूर्वी यूरोप था वहाँ पर लोकतंत्र नहीं होया, वहाँ पर वो सोवियत संघ के साथ समाजवादी सरकार बनाते हैं और सोवियत गुट में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर एक गुट ऐसा रहा जो सोवियत संघ के साथ बहुत सारे देश, छोटे कमज़ोर देश या ऐसे देश जिन्हें समाजवाद साम्यवाद पसंद था, वो उनके साथ सोवियत संघ के साथ शामिल होने लगे थे। और ऐसे ही कुछ और भी लोग थे जिन्हें लोकतंत्र या फिर जिन्हें पूंजीवाद पसंद था, उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन का नेतृत्व स्वीकार किया गया। जो देश सोवियत संघ के साथ सोवियत गुट में शामिल थे उन्हें पूर्वी गुट या साम्यवादी गुट कहा जाता है। ऐसे देश जो कि अमेरिका के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं उन्हें पश्चिमी गुट या फिर अमेरिकी गुट या फिर पूंजीवादी या लोकतांत्रिक गुट से भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को ये भी याद रखना है। ये एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभरी और यूरोप के अंदर अगर हम बात करें तो एक प्रकार से हम ये देखते हैं कि भाई जो पूरा का पूरा जो यूरोप था वो दो भागों में विभाजित हो गया था। एक वो देश जो अमेरिकी गुट में शामिल थे या फिर जिन्हें अमेरिकी नेतृत्व पसंद था, दूसरे वे देश जिन्हें सोवियत संघ यानी सोवियत गुट, समाजवादी गुट वो पसंद था, लोग उनमें शामिल होने लगे, देश उनमें शामिल होने लगे। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के जो विचारक हैं उन्होंने क्या किया है, शीत युद्ध को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम बात करते हैं कैगले जूनियर और दूसरा नाम है आपका विटकॉफ के अनुसार भाई परमाणु अस्त्रों का उदय विश्व राजनीति में युद्ध की धमकी की भूमिका में उन्मूलन का परिवर्तन कर दिया। देखिए अब सबसे सिंपली मैं आप लोगों को, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई 1942 में अमेरिका ने परमाणु बम का निर्माण किया और 1949 में आगे चल के सोवियत संघ ने अपने परमाणु बम का निर्माण किया। इन दोनों ने अपने परमाणु अस्त्रों का निर्माण कर लिया और जैसे ही इन देशों ने अपने परमाणु अस्त्रों का निर्माण किया, जैसे ही इन देशों ने, दोनों के दोनों देशों ने परमाणु बम को निर्माण किया, तो भाई यहाँ पर एक चीज़ निकल के सामने आती है कि जो पहले वास्तविक युद्ध होते थे अब वो शक्ति संतुलन के कारण, क्योंकि अमेरिका के पास में भी परमाणु बम था और सोवियत संघ के पास भी परमाणु बम था, तो दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे पर हमला करने से पहले कतराता था। तो यही चीज़ हम इसके अंदर देखने को हमें मिलता है। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, परंतु दोनों के दोनों कभी सामने सम्मुख आकर कभी भी एक दूसरे से युद्ध नहीं कर पाते। शीत युद्ध का अर्थ क्या है और इसकी प्रकृति की भी बात करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर विभिन्न हम परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, कौन से विचारक ने किस तरीके से शीत युद्ध को परिभाषित किया इसके बारे में भी बात करेंगे। तो भाई शीत युद्ध जो शब्द है इसका प्रयोग अमेरिकी गुट और सोवियत संघ के बीच जो शत्रुपूर्ण आचरण था, कितने वर्षों तक, लगभग 45 वर्षों तक सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण रिलेशन थे, रिश्ते थे, इनको दर्शाने के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अलग अलग आपके विचारक है, जैसे यहाँ पर वॉल्टर लैपमैन, इन्होंने शीत युद्ध शब्द का प्रयोग तब किया जब उसका अभिप्राय दो गुटों के मध्य एक ऐसी युद्ध जैसी स्थिति से था जो युद्ध की वास्तविकता में नहीं बल्कि युद्ध की परिस्थिति में मौजूद थे। मतलब युद्ध तो होना तो नहीं था परंतु युद्ध जैसी पूरी की पूरी संभावना थी। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं वॉल्टर। और ये किसके बीच में था? दो शक्तियों के बीच में, दो गुटों के बीच में, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। इसके साथ साथ यह है
कूटनीतिक युद्ध दो या दो से अधिक शक्तियों के मध्य शक्ति संघर्ष नहीं था। अब ये और भी विचारक हैं, जैसे आप देखते हो फ्लेमिंग ने शीत युद्ध का वर्णन करते हुए ये बताया कि भाई शीत युद्ध जो है ये बल्कि युद्ध स्थल पे नहीं लड़ा गया। सभी के सभी युद्ध क्या होते हैं, किसी न किसी के स्थल पे, किसी न किसी एक देश पे, किसी न किसी एक सीमा पर, किसी न किसी एक स्थान पर लड़े जाते हैं। परंतु शीत युद्ध एक इस प्रकार का युद्ध था जो मानव के मस्तिष्कों के द्वारा होता था। यानी इस पर हम क्या कर रहे थे, व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अपनी सोच, अपनी थिंक या फिर अपनी जो सोचने की जो क्षमता है, इसके थ्रू अपना जो युद्ध है उसको कंटिन्यू कर रहा था। इसके अलावा अन्य वैज्ञानिक, अन्य जो बहुत सारे विचारक हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अन्य जो विचारक थे उनके मस्तिष्कों पर नियंत्रण करने का वो प्रयास कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे शीत युद्ध का जो टाइम पीरियड था उसमें एक विचारधारा दूसरों का आलोचना करती है, दूसरी विचारधारा तीसरे का, मतलब आपस में एक दूसरे की वो आलोचना करते हैं, समाजवाद पूंजीवाद की, पूंजीवाद समाजवाद की। तो वो दुनिया को ये भी बताना चाहते थे कि भैया हमारी विचारधारा सबसे बेहतर है, और ये इसका मतलब ये है कि भैया अन्य विचारधारा और ये अन्य लोगों के मस्तिष्क पर अपना क्या करना चाहते थे, ये नियंत्रण करना चाहते थे। इसके अलावा जॉन फास्टर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम कि उपयोगी हैं, क्योंकि अमेरिका के 50 वर्षों तक लगभग अब अमेरिका के विदेश मंत्री के तौर पे इन्होंने काम किया है, उनके पद पे रहे, और इन्होंने हमेशा इन्हें क्या है, जॉन फास्टर जी को सोवियत विरोधी माना जाता है। और इन्होंने क्या परिभाषा दी थी, इन्होंने शीत युद्ध को धर्म युद्ध बताया था। किस संदर्भ में, नैतिक मूल्यों के संदर्भ में इसे क्या बताया कि भाई ये एक धर्म युद्ध है, और इसमें इन्होंने बताया कि भाई जो शीत युद्ध है ये बुराई के विरुद्ध लड़ा गया और गलत के विरुद्ध लड़ा गया, बल्कि जो है नास्तिक जो होते हैं, नास्तिक, क्योंकि आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जो समाजवादी लोग हैं वो नास्तिक होते हैं, वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज़ को हमारे सामने रखने का प्रयास किया। इसके अलावा आपके जो डिलेस के अनुसार है, सोवियत संघ बुराई और गलती तथा नास्तिकता का प्रतीक थी। उसने शीत युद्ध को नैतिक परिणाम प्रदान किए, यानी शीत युद्ध जो है ये इसी की वजह से हुआ। शीत युद्ध जो है उस पूरे के पूरे काल के दौरान सोवियत संघ बुरा और गलत बताया इन्होंने। इसके अलावा लुई हॉल है, इन्होंने अपनी पुस्तक द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री में लिखा कि भाई शीत युद्ध जो है वो दो गुटों के बीच में तीव्र और तनावता की स्थिति थी, जो कभी भी युद्ध जैसी परिस्थिति में बदल जा सकती थी। या फिर लुई हॉल का ये भी मानना था कि कल तक मित्र राष्ट्रों में मित्रता थी, परंतु अब उनमें कोई विश्वास नहीं रह गया है। सामान्य युद्ध भी मतलब उनमें आपसी मतभेद तो है, जैसे विचारधारा का मतभेद तो है, जैसे सोवियत संघ समाजवाद को पसंद करता है, अमेरिका पूंजीवाद को पसंद करता है, परंतु मित्र राष्ट्र में सीधे सीधा हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति संदेहपूर्ण है। शीत युद्ध में ऐसा नहीं हुआ। शीत युद्ध में वैचारिक लड़ाई जो है एक दूसरे के प्रति मानवीय भाव को उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया मानवीय भाव को। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं, लास्ट में आपका जो ग्रीन्स है इनके अनुसार परमाणु युद्ध में शीत युद्ध का संघर्ष एक ऐसा रूप है, परमाणु युग में शीत युद्ध एक ऐसा शक्ति संघर्ष है जिसपे युद्ध जो है वो कहाँ है, वो ग्रीष्म नहीं होता, युद्ध कभी भी गर्म नहीं होता, वो नॉर्मली वे में लड़ा जाता है। तो यही थी आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन क्लास। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि वैसे आप लोगों को मास्टर्स में लिमिटेड सीटें मिलती है, तो आपको सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही लिखनी होती है, आपको एक्स्ट्रा सीट्स नहीं मिलती। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप इसके नोट्स समय से प्रिपेयर कर ले। हालांकि इग्नू के जो एग्ज़ाम है थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं डेट, तो आप ये ना सोचें, आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर होगा, तो आप लोगों के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा मत करना, ज़्यादातर चीज़ें पढ़ के जाना, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जाए। और वे सभी स्टूडेंट्स जिन्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, तो भैया आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ही चैनल समझें। और आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम की आईडीज़ पर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। चलेगा, इस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।